बिहार में खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी आखिर कहां हैं? क्या उनकी किसी पार्टी से हो रही है कोई डील या चुपचाप बना रहे हैं नई रणनीति? क्या इस बार मुस्लिम वोट एकजुट हो रहा है या हर बार की तरह बिखर जाएगा? और इस बार किन दलों की लिस्ट में आने जा रहा है मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की सियासत में इन दिनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। सियासी दल अपने गठबंधन के नेताओं पर दबाव बना रहे हैं कि उनके दल को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बनाने के बजाय नेता लोग भी इन दिनों पार्टी मुख्यालयों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं ताकि अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित होने की कोई सूचना उन्हें मिल सके। लेकिन इस सबसे दूर कुछ अलग चल रहा है। इन दिनों बिहार में मुस्लिम वोटर अपने भविष्य को लेकर सोचते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जातिगत समीकरण में उलझी सियासत के बीच मुस्लिम समुदाय अपने सामाजिक ताने बाने में अगर अशराफ, अजलाफ और अरजाल में बटा हुआ नजर आता है तो राजनीतिक रूप में अगड़ा और पिछड़ा यानी पसमानदा में बटा हुआ नजर आता है। इन सभी लोगों की अपनी चिंताएं हैं, अपनी प्राथमिकताएं भी हैं और अपनी अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद। बिहार के मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न पर उनकी संख्या और भूगोल दोनों का प्रभाव साफ साफ दिखता है। पिछले चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी की 5 सीटों पर जीत के मायने यह भी निकाले जा सकते हैं कि सूबे के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नए राजनीतिक विकल्प की तलाश है। तो आज मुद्दा गर्म है में हम चर्चा करेंगे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे मुस्लिम वोटर समय के साथ अपने ठोर बदलते रहे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर AIMIM प्रमुख इस बार क्या रणनीति बना रहे हैं। और अंत में हम बात करेंगे इन वोटरों की निर्णायक मंजिल पर। लेकिन इस सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम वोटरों के प्रभाव की। आंकड़ों के अनुसार बिहार की आबादी में 17.70% मुस्लिम लोग हैं, जो राज्य की 243 में से करीब 50 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। यह समुदाय जिसके साथ खड़ा होता है उसका पलड़ा बहुत भारी बना देता है। लेकिन जिस बिहार में मुस्लिम समुदाय के वोटों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है, उस समुदाय के बिहार विधानसभा में सिर्फ 19 विधायक हैं। असल में देश की राजनीति के आंदोलन से आपातकाल के खिलाफ संघर्ष तक में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समुदाय से सिर्फ एक व्यक्ति ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाया, वो थे अब्दुल गफूर। मुस्लिम समुदाय से जितने भी उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे उसमें अगड़ी जातियों का वर्चस्व रहा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बिहार के मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न क्या है। आखिर ये समुदाय वोट देने में आगे लेकिन विधानसभा की दौड़ में कैसे पिछड़ जाता है। तो बता दें कि एक समय था जब ये वोटर सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन भागलपुर दंगों में इनका कांग्रेस से मोह भंग कर दिया। बदलते वक्त ने बिहार की सियासत में नई नई सियासी पार्टियों और नेताओं का उदय हो रहा था। ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद जनता दल को मुस्लिम वोटरों ने अपना नया रहनुमा माना। लेकिन बाद में राजद, जदयू, कुछ समय के लिए भाजपा भी, जब भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी का तगमा नहीं लगाई हुई थी। इसके साथ ही लोजपा समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मुस्लिम वोटर जुड़ते चले गए। असल में इस समय राजद को ऐसा लगता है कि मुस्लिम उनके साथ खड़े होंगे। वहीं वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोटर उनका हाथ पकड़ेंगे। सुशासन बाबू की जदयू सोचती है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। भाजपा भी पसमानदा समुदाय को साथ जोड़ने की जुगत में लगी दिखती है। पीके की जन स्वराज पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों को आबादी के अनुपात में टिकट देने की बात कह चुकी है। उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जो आज जारी हुई है उसमें इस बात को दिखाया भी है। अपनी 51 लोगों की सूची में उन्होंने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम सामने रखे। वहीं अगर बात AIMIM की करें तो पिछली बार उनके 5 उम्मीदवार जीते थे। लेकिन बिहार में ओवैसी की एंट्री को दूसरे तरीके से भी देखा जाना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनावों में एनडीए और महागठबंधन के बीच
कुल पड़े वोटों पर अगर नजर डालें तो एनडीए के हिस्से आए थे 37.26% वोट और महागठबंधन के हिस्से आए थे 37.23% वोट, यानी महज 0.03% ही वोटों का अंतर था। अगर चुनावों में कुल पड़े वोटों के अनुसार इस अंतर को वोट संख्या में बताएं तो यह महज 12,000 के करीब था। वहीं दोनों ही गठबंधनों के बीच सीटों का अंतर भी महज 15 ही था। लेकिन इस दौरान ओवैसी की एआईएमआईएम को करीब 5.25 लाख वोट मिले थे, जो कुल वोट परसेंट का महज 1.66% था। आंकड़ों ने साफ कर दिया था कि ओवैसी की पार्टी ने तीसरे मोर्चे में शामिल होकर महागठबंधन को सरकार गठन से दूर कर दिया। खासकर राजद के एमवाई फैक्टर में जमकर सेंधमारी की, साथ ही दूसरे दलों के भी वोट काटे। ऐसे में हिसाब लगाया जा रहा है कि क्या इस बार भी बिहार के मुस्लिम वोटर चारों खानों में बंट जाएंगे, क्योंकि यह देखने में आया है कि अधिकांश मुस्लिम वोटर एक मत अगर किसी एक मुद्दे पर हैं तो वह है गैर भाजपाई उम्मीदवार के साथ खड़े होने का। पिछले एक दशक की ही बात करें तो इस दौरान राजद का कट्टर समर्थक करने वाला मुस्लिम वोट बैंक कई छोटे छोटे दलों को बड़ा बनाने का काम करता दिख रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में जो प्रदर्शन करा, यह उसकी पुष्टि भी करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की करीब 50 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही निर्णायक साबित होते हैं। आंकड़ों के अनुसार सीमांचल के 4 जिले यानी किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया की 24 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटों की संख्या 40% या उससे अधिक है। इसी क्रम में 7 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। 27 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी 20 से 30% के करीब नजर आती है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उठता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी इस समुदाय के उम्मीदवार विधानसभा की रेस में क्यों पिछड़ जाते हैं। इस सवाल पर आने से पहले यह जानना जरूरी है कि हर 100 वोट में से 17 वोट यानी बिहार के मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए किस तरह के समीकरण बैठाए जा रहे हैं। सूबे के मुसलमानों के जहन में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुस्लिम वोटों के निर्णायक भूमिका में नजर आने वाली इन सीटों पर लगभग हर दल की नजर रहती है। कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम तक हर किसी का मानना है कि मुस्लिम उनके पक्ष में खड़ा हो गया तो वह भले ही सरकार ना बना पाए, लेकिन सरकार उनके समर्थन के बिना नहीं बन पाएगी। और बिहार की सियासत में कुछ ऐसा ही नजर भी आ रहा है। 2 बड़े गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन। इन दोनों दलों में 5-5 या 6-6 सियासी दल हैं जिनका कनेक्ट मुस्लिम वोटरों से है। वहीं समय समय पर बिहार में तीसरे मोर्चे भी नजर आते रहे जो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बातें करते नजर आते हैं। हालांकि इतने दलों के सियासत में उतरने से मुस्लिम वोटर हमेशा ही बढ़ता नजर आया है। इनके एकजुट होने पर बिहार में गैर भाजपाई सरकार बनने में मदद मिली, तो इनके दलों में बढ़ जाने ने राज्य में भाजपा की सरकार बनाई है। ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं करने से मुस्लिम वोटर इस बार खासे नाराज भी हैं। लेकिन एक सवाल जो अब उठ रहा है कि आखिर ओवैसी उस घटनाक्रम के बाद से हैं कहां? क्या उनकी किसी अन्य दल के साथ सांठगांठ हो गई है या वह किसी अन्य रणनीति पर काम कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि इस समय ओवैसी की पार्टी बिहार में ग्राउंड जीरो पर अपने काम में जुटी है, जहां सभी सियासी दलों के नेता टिकटॉक को लेकर पटना स्थित पार्टी मुख्यालयों में चक्कर काट रहे हैं। वहीं ओवैसी की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर अपने फेवर में हवा बनाने में जुटी है। लेकिन मुसलमानों की पसंद की बात करें तो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोटरों की पसंद नंबर 1 पर महागठबंधन ही रहा है। साल 2015 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ साथ लड़े थे। तब महागठबंधन को मुस्लिम समुदाय का करीब 80% वोट मिला था। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर एनडीए के जहाज पर सवार हो गए, लेकिन सीमांचल में एआईएमआईएम के मैदान में डट गई। इसके बाद भी महागठबंधन के खाते में मुस्लिम समुदाय का करीब 77% वोट गया। अब आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी मुस्लिम उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 50% से अधिक मुस्लिम आबादी विधानसभा क्षेत्रों में 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिसमें से सिर्फ एक ही चुनाव जीत पाया।
जेडीयू ने भी 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में 4 मुस्लिमों को टिकट दिया, लेकिन एक भी विधानसभा नहीं पहुंच पाया। बहरहाल इस तरह के सियासी समीकरणों को देखने के बाद इस दौरान बिहार के मुसलमान हिसाब लगा रहे हैं कि सत्ता में चाहे कोई भी आया, उनकी जिंदगी कितनी बदली, वोट के बदले उन्हें क्या मिला। और बिहार के मुस्लिमों ने नेताओं की इफ्तार पार्टियां भी देखी हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर सियासी पार्टियों का गठजोड़ भी देखा है और उन्हें अपने अहम के चलते टूटते भी देखा है। आरोप लग रहे हैं कि सियासी दलों ने सिर्फ अगड़े मुसलमानों को ही मुस्लिमों का चेहरा बनाया। यह सब देखने के बाद अब बिहार का गरीब और पिछड़ा मुसलमान हिसाब लगा रहा है कि अब की उन्हें किस किस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और इस बार वे अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करें। हालांकि आने वाले दिनों में जब सियासी दल अपने घोषणा पत्र को जारी करेंगे, तब इस तबके के लिए पिटारे से उनके लिए क्या निकलता है, यह देखने की बात होगी। लेकिन अब जनता को ही समझना होगा कि आखिरकार वह सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है। लेकिन अब जनता को ही समझना होगा कि आखिरकार वह सिर्फ एक वोट बैंक या सही में उनके मुद्दे भी मायने रखते हैं। आज के इस गर्म मुद्दे पर इतना ही। आप हमें बताएं कि आखिर मुस्लिम वोटरों के लिए उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, उनके लिए विकास की बातें क्या हैं और उनके लिए ऐसा क्या है जो सिर्फ हवाई वायदे साबित हो रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे ही गर्म मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।